नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का सहृदय स्वागत करता हूं। साथियों, प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न संख्या 83 से आगे के प्रश्नों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो टीम स्टार क्लासेस के संग बने रहना। और चलिए देखते हैं, आपके सामने प्रश्न है, चिक्रोडह का अर्थ है। चिक्रोडह का अर्थ है, इसका क्या मतलब हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, चितकबरी गाय, या फिर आपका गिलहरी, या फिर आपका सी ऑप्शन चिल्लाना, डी आपका होगा आपका ऑप्शन है नेत्र भाग। तो अब आपका इसका जवाब देना है 83 नंबर का, चिक्रोडह का अर्थ क्या होता है? तो चिक्रोडह का अर्थ होता है गिलहरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका है चिक्रोडह का मतलब होता है आपका गिलहरी। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 क्या पूछ रहा है आपसे, इसका जवाब दीजिएगा। मातुह में विभक्ति है, मातुह में विभक्ति होगी प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, षष्ठी या सप्तमी। तो मातुह शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? अब आप इसका जो है जवाब फटाफट दीजिए। आंसर आपने क्लिक कर लिया होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब मातुह का मातुह शब्द जो कि सप्तमी में इसका रूप बनेगा, माफ़ कीजिएगा षष्ठी में, षष्ठी में इसका रूप बनेगा मातुह शब्द का। समझ गए ना? षष्ठी विभक्ति में मातुह शब्द जो है इसका रूप बनेगा। क्लियर हो गई बात ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर पर है आपका प्रश्न, पंचम वेद माना जाता है। पंचम वेद माना जाता है किसे? रामायण को, महाभारत को, काव्य प्रकाश को, या फिर रामचरित मानस को। तो इसका जवाब दीजिए फटाफट आप। पंचम वेद माना जाता है। तो वैसे आपको बता दें, इसका हम व्याख्या कर दें आप थोड़ा सा आपके सामने। वेदों की संख्या आपकी कितनी है? 4 है। समझ रहे हैं ना? वेदों की संख्या 4 है, लेकिन महाभारत की महत्ता को हम देखकर ये कह सकते हैं, उसे हम 5वें वेद के रूप में उसको मान सकते हैं। समझ रहे हैं ना कि ये जो महाभारत आपका है, जो कि महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था, तो ये जो है महाभारत आपका 5वां वेद माना जा सकता है। समझ रहे हैं ना? और उसके साथ साथ महाभारत जो है वेद व्यास जी की एक अद्वितीय कृति है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। महाभारत किसने लिखा? तो वेद व्यास जी ने लिखा। समझ गए ना भैया? तो पंचम वेद क्या होगा आपका? महाभारत। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86 है आपके सामने, और ये आपका शिक्षण शास्त्र से प्रश्न है। और आपको बता दें कि एक आध दो प्रश्न आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में शिक्षण से भी प्रश्न पूछ लेता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है प्रश्नोत्तर विधि, या सहयोग, या समवाय। समवाय का मतलब सहयोग होता है ना? क्लियर? और सी ऑप्शन है आगमन तथा निगमन विधि, डी ऑप्शन है अन्वय व्यतिरेक विधि। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न फिर से ध्यान दीजिए। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, वो कौन सी है? इसको आपको बताना है। तो चलिए, इसमें व्याकरण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। व्याकरण को जो है आप उदाहरण से भी नियम की तरफ जा सकते हैं, या नियम से उदाहरण की तरफ जा सकते हैं। ये व्याकरण शिक्षण में जो है इस भाग को अपनाना पड़ेगा आपको, तभी आप व्याकरण के शिक्षण को सर्वश्रेष्ठ बता पाएंगे। तो आगमन में आपका क्या होता है कि उदाहरण से नियम की तरफ आप जाते हैं, और निगमन में आपका नियम से उदाहरण की तरफ आप जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको व्याकरण शिक्षण विधि को पढ़ाने में जो है आप आगमन और निगमन विधि का इस्तेमाल करेंगे, तभी व्याकरण की शिक्षण विधि जो है क्लियर होगी, कंप्लीट होगी। समझ गए ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 है आपके सामने, बताना इसका जवाब। व्याकरण को
वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है? व्याकरण को वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है? कान को, मुख को, नेत्र को या पैर को? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? व्याकरण को वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है? तो आपको बता दें कि वेद जो हैं, वेदों की संख्या आपकी कितनी है? 6 हैं। क्लियर? जिनकी उपमा हम आपके शरीरों के अंगों से जो है व्यक्त करते हैं। समझ रहे हैं ना? और इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि ये कौन सा जो है अंग आपका जो कि माना जाता है वेद पुरुष के रूप में। तो इस बात को ध्यान देना, आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछ क्या रहा आपसे, इस बात को ध्यान दीजिए। व्याकरण की वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है? कान, मुख, नेत्र या पैर? तो इसमें जो है आपके 6 शरीरों से जो है इसकी उपमा दी गई है वेदों की। एक आपका जो शिक्षा है, शिक्षा क्षेत्र जो है वो जो है आपका किससे संबंधित है? तो आपके नाक से है। और जो कल्प है, कल्प जो आपका किससे है? तो हाथ से है। समझ रहे हैं ना? और निरुक्त जो है आपका वो आपके कान से है। और व्याकरण जो है आपका किससे है? तो मुख से है। और छंद जो है आपका वो पैर से है। समझ रहे हैं ना? मतलब आपके ऊपर से लेकर नीचे तक जो है आपके ये जो शरीर के अंगों के नाम से जो है इसको बताया जाता है, वेदों के पुरुष का नाम। तो आपका इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होगा? तो बी ऑप्शन मुख बिल्कुल सही होगा। इसको नोट कर लीजिए। हम आपको फिर से बता दें, शिक्षा की जब बात आएगी तो उसको जो है नाक से हम संबोधित करेंगे। और कल्प की जब बात आएगी तो हाथ से हम बताएंगे। निरुक्त का जो है हम कान से बताएंगे। व्याकरण को हम मुख से संबोधित करेंगे और छंद को हम पैर से संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है? तो मुख माना जाता है। समझ गए ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की वेद पुरुष को कौन सा अंग माना जाता है? तो मुख माना जाता है। अब आप बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 88 है आपके सामने, इसका जवाब दीजिएगा। निगमन विधि के प्रवर्तक हैं। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में आ भी चुका है और आगे पूछा भी जा सकता है। निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि जी हैं, या फिर माँ पाणिनि जी महोदय हैं, और या फिर कात्यायन है, या फिर व्यास जी हैं। तो निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है? आपको तो पता ही होगा इसका जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका आपको बता दें हम कि ये जो नाम दिए गए हैं, पाणिनि का, पतंजलि का, कात्यायन का, तो ये जो है ये त्रिमुन के रूप में आपके माने जाते हैं। व्याकरण के प्रणेता है ये तीनों लोग। समझ रहे हैं ना? और पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन को जो है हम त्रिमुनि यानी त्रिमुनि के रूप में जो है संज्ञा हम देते हैं। ये अद्वितीय व्याकरणाचार्य हैं। पतंजलि को निगमन विधि का प्रवर्तक माना जाता है। समझ रहे हैं ना? पतंजलि को निगमन विधि का प्रवर्तक माना जाता है। यानी 88 प्रश्न का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 89 पर हम देखते हैं ये क्या पूछ रहा है आपसे। तो प्रश्न क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? खोज करना। समझ रहे हैं ना? तो ह्यूरिस्टिक का मतलब आपका खोज से है। तो प्रश्न क्या है कि ह्यूरिस्टिक विधि को और किस नाम से जाना जाता है? निरीक्षण विधि, निगमन विधि, अन्वेक्षण विधि या फिर आगमन विधि? तो आपको इसका जवाब देना है। तो पहले आपको बता दें कि ह्यूरिस्टिक विधि जो है आपके, इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता जो है रूसो जी हैं। इसके प्रणेता रूसो जी हैं, जो कि एक प्रकृतिवादी हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता, प्रश्न पूछेगा ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता कौन है? तो रूसो जी हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो कि एक प्रकृतिवादी हैं और आप साइकोलॉजी में पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा कि ह्यूरिस्टिक विधि को और किस नाम से जाना जाता है?
तो अभी हमने आपसे चर्चा की थी ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज से, समझ रहे हैं ना। तो खोज का एक और शब्द है अन्वेषण, समझ रहे हैं ना। इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं इंस्पेक्शन। तो अन्वेषण जो है आपका ह्यूरिस्टिक विधि से संबंधित है, समझ गए ना। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 90 है। दृष्टि लेख विधि कहते हैं, दृष्टि लेख विधि कहते हैं किसे? अनुलेख विधि को, प्रतिलेख विधि को, या श्रुति लेख विधि को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दृष्टि लेख विधि को हम क्या कह सकते हैं? तो अनुलेख विधि भी कह सकते हैं। यानी जो आप देखकर लिख रहे हैं वो आप जो है अनुलेख, मतलब उसका अनुसरण करके लिख भी रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसका संबंध इसका एक दूसरे के साथ बन रहा है, दृष्टिलेख का संबंध अनुलेख से बन रहा है। तो दृष्टिलेख विधि को अनुलेख विधि भी हम कहते हैं। अनुलेख विधि का अर्थ होता है किसी का अनुसरण करके लिखना, समझ गए ना। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? तो ये संस्कृत का आपके समक्ष हम आपकी यूपी टेट के एग्ज़ाम के हिसाब से हम आपकी तैयारी को करवा रहे हैं। तो अपना विचार इस वीडियो पर ज़रूर प्रस्तुत करिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना आप सभी लोग ख्याल रखें, जहाँ भी रहें मस्त रहें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमो नमः।